नीरज भाई, अभी पेरिस ओलंपिक्स के इतने लंबे सफर के बाद अभी आप कहाँ पे हैं? क्योंकि खबरों में कुछ आ रहा था कि आप जर्मनी गए हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, सबसे पहले थैंक यू सभी का। और नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड आ गया था क्योंकि अभी आगे मेरे डायमंड लीग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो लकीली वो पेरिस में ज़्यादा बढ़ा नहीं। इंजरी ठीक रही, मैंने ध्यान भी रखा था कि ज़्यादा ना बढ़े। तो फिर मैं वही चाहता था कि बाकी का जो सीज़न है, जो पिछले ओलंपिक्स में काफ़ी हमको लगा था कि हाँ, हमको सीज़न अपना कंटिन्यू रखना चाहिए था, जैसे बाहर वाले एथलीट्स भी अपना सीज़न कंटिन्यू रखते हैं। तो वही मैंने डिसाइड किया कि इंडिया ना आके मैं यहीं पे रुकूं और मैं अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मेरे अभी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं काफ़ी। जी बिल्कुल। जो तो आपने फाइनल जी फाइन सॉरी जो फाइनल ट्रीटमेंट या जो भी डॉक्टर से बात करनी वो होगी, वो मैं सीजन के बाद ही करूंगा, क्योंकि एक महीना बचा है अभी सीजन में। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना सेफ रख के अपना कंटिन्यू रख सकूं, और उसके बाद मैं जब फ्री टाइम होगा फिर मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे, और आपको लगा कि आप थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर सकते थे, और उसके लिए आप क्या आगे कैसे ट्रेनिंग रखेंगे अपनी? नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस काफ़ी मुझे लग रहा था कि हाँ, डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। और जिस हिसाब से हम देखेंगे तो जो दोनों थ्रो जो मैंने पेरिस में की, क्वालिफिकेशन राउंड में भी और फाइनल में भी, दोनों ही मेरी सेकंड और थर्ड बेस्ट थ्रो थी, और सीजन बेस्ट भी हुई। तो ऐसी बात नहीं है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, अभी डिस्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि मुझे इंजरी फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में जब भी मैं थ्रो करने जाता हूँ, मैं अपने माइंड में पूरा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे 100% देना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंजरी चल रही है, तो मैं अपना दे नहीं पाता 100%। वो कहीं ना कहीं मेरा माइंड या बॉडी मुझे रोक लेता है कि हाँ, उतना एफर्ट नहीं लगाना, या जैसे जो भी जितना हमको लगाना चाहिए बिना कोई मन में विचार आए। तो सबसे पहले तो इसको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में और बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं थी। बस वही है कि मैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है ट्रेनिंग में, थ्रोइंग सेशंस, वो मैं बहुत ही कम कर पाया हूँ। और अगर थ्रो हम ट्रेनिंग में कम कर रहे हैं, टेक्निक पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, और जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक में करनी चाहिए ट्रेनिंग में वो नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी वजह से, ग्रोइन इंजरी की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बचा के चलें। और इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जब पूरा ठीक हो जाएगा और हमारे सेशंस होने लगेंगे ज़्यादा थ्रोइंग के, तो ये चीज़, थ्रोइंग भी, वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और बाकी जो टेक्निक में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। बस वो मुझे थ्रो करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ट्रेनिंग में कर सकूं, वो एक कमी है। बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा था, और बस उसको ठीक करना है अभी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज भाई, बहुत बड़ी बात है बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल जीतना। बट थैंक यू। अगर आप कंपेयर करें गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल से, तो उसको आप कैसे देखते हैं अपने पर्सनली, और आपको अपनी उस अचीवमेंट को कैसे इसमें रखते हैं? नहीं, मेडल का कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता गोल्ड के साथ, कोई सिल्वर या ब्रोंज, मतलब किसी मेडल का कंपैरिजन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में जीता है, कहाँ जीता है। मतलब गोल्ड तो गोल्ड है, उसका तो कुछ है नहीं। पर यही है कि हाँ, मेडल जीता है बैक टू बैक, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, अपनी कंट्री, जैसे मैंने बोला था कि हाँ, फ्लैग लेके ट्रैक का लैप लगाना, और अपनी कंट्री के लिए वो फील करना कि हाँ, मैंने कुछ जीता है, तो वो फील तो है ही। लेकिन पर हाँ, गोल्ड मेडल में सबसे अच्छी बात वही लगती है कि नेशनल एंथम वहाँ पे बजता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और गोल्ड मेडल तो फिर किसी मेडल का हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो हमको बहुत ही अच्छे से उसको स्वीकार करना चाहिए। जिस सिचुएशन से और जिस जिस हिसाब से मेरी जर्नी रही है पिछले 1-2 साल में, मैंने जितने थ्रोइंग सेशन किए हैं उसके हिसाब से, जो भी परफॉर्मेंस रही, जो भी मुझे मिला, मैं खुश हूँ। जब नदीम ने 92.97 का मार्क हिट किया, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? थोड़ा बता सकते हैं उस माइंड में कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या थॉट आया था? मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो सकती, भले ही मतलब किसी को कैसा भी लगे। मुझे ऐसा लगा क्योंकि जेवलिन में 3-4 मीटर बढ़ना, सही से हिट हो जेवलिन, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे हम बात करें अरशद नदीम की भी, 90.18 मीटर थ्रो थी इससे पहले, जो उसकी बेस्ट थी कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाई थी, और मेरी 89.94 मीटर थी। और वही है, उसकी भी एकदम निकली थ्रो, और ऐसा नहीं था कि मेरी नहीं निकल सकती थी। बस वही था कि कहीं ना कहीं
मैं अपने आप को उतना पुश नहीं कर सका। मेंटली मैं रेडी था, लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं मैं रोक रहा था खुद को। जो लेग वर्क होना चाहिए रनवे में, वो इतना अच्छा नहीं था। और उसको बचाने के लिए मैं काफी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उतना एफर्ट लग नहीं पा रहा था। तो बिल्कुल वो जो सेकंड वाली थ्रो थी, वो जस्ट नदीम ने जब थ्रो किया उसके थोड़ी बाद में ही थी। उस टाइम मैं बहुत ही पॉजिटिव था, और उसके तुरंत बाद मैंने वो अपनी थ्रो वो अच्छी निकाली। लेकिन उसके बाद से फिर जैसे ही और टाइम बढ़ता चला गया, तो वही है, फिर से वो चीज़ कहीं ना कहीं फिजिकली वो रुकावट आने लग गई। तो मैंने मेंटली बहुत ज़्यादा पुश किया, लेकिन जब तक लेग वर्क अच्छा नहीं है, टेक्निक अच्छी नहीं है, तो कितना भी जोर लगा लो वो खराब ही हो जाता है। पर माइंड में मेरे 1% भी ये नहीं था कि हाँ नहीं हो सकता। कितनी डायमंड लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सीजन एंड से पहले? आगे आप टूर्नामेंट का प्लान क्या है, थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं ज्यूरिक डायमंड लीग में पार्टिसिपेट करूंगा, और फिर फाइनल डायमंड लीग में। लेकिन अभी यहाँ पे आके मतलब लकीली पेरिस के बाद इंजरी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मली कंपटीशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार थोड़ा ठीक रहा। फिर हमने ट्रीटमेंट वगैरह करके, ईशान भाई ने पेरिस में भी थोड़ा ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं मेरी इंजरी के लिए ईशान भाई को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि 2017 से मेरे साथ हैं। और उसके बाद जो भी इंजरीज हुई, सर्जरी या जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को संभाला। और उन्हीं की वजह से जो भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, जैसे पिछली बार सर्जरी के लिए बोल दिया था, फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला, एशियन गेम्स में खेला, दोनों में गोल्ड जीता। और इस बार भी जिस हिसाब से मैं स्टार्टिंग में ही मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उन्होंने काफ़ी काम किया, फिर पेरिस ओलंपिक्स में गए। तो काफी उन्होंने मतलब इसको संभाल के रखा, क्योंकि भले ही मैं ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा थ्रो की, लेकिन जिस हिसाब से बाकी की एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग बनी रही, वो ईशान भाई की बदौलत है। तो वही है। फिर उन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक्स के बाद वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद फिर वो घर चले गए कुछ दिन के लिए, और मैं यहाँ पे आ गया था कोच के साथ। तो अभी वही है कि डिसाइड किया है कि जो लोजान डायमंड लीग है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, वो 22 को होने वाली है। तो अभी काफी सही लग रहा है, देखते हैं बाकी। इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं, और इस दौरान में आप ब्रेक लेने का कुछ आपका प्लान है, या फिर आप अभी आप कंटिन्यू करेंगे टूर्नामेंट्स में? अ, बस एक महीना और है, क्योंकि फाइनल डायमंड लीग ब्राजील्स में है 14 को। तो उसके बाद फिर सीजन हमारा ऑफ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर ब्रेक ही है, जो भी डॉक्टर से मिलना है, घर पे जाना है, या जो भी जहाँ पे भी जाना है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से अराउंड एंड ऑफ सितंबर में मतलब इंडिया में हूँ। कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ओलंपियंस के लिए और एथलीट्स के लिए, उस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि आप भी अपनी मदर के काफी क्लोज हैं, और नदीम की भी मतलब मदर्स जो हैं काफी क्लोज हैं, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि एक एथलीट्स की जिंदगी में उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स का जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो फैमिली से ही मोटिवेशन मिलता है, फैमिली वाले ही सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब कुछ कहीं कुछ हो जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी बाकी जगह से सपोर्ट आना शुरू होता है। तो बिल्कुल फैमिली का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है शुरू से ही, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं होते तब उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, और वही हमको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और उनका चाहे हम जीते या हारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए हम सेम रहते हैं। और ये सबसे मतलब अच्छी बात है कि हम मतलब फैमिली की। तो बिल्कुल मेरी माँ से मैं बहुत ही कम मिल पाता हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ, या जब भी जितनी बात होती हैं उनकी बहुत ही सिंपल बात रहती हैं। वो तो बल्कि ये बोलते हैं कि जब मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह की वीडियो वो देखती हैं मेरी, या मेरी हार्ड ट्रेनिंग वो देखती हैं, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि बेटा थोड़ा कम वेट उठा लिया कर, थोड़ा कम कर लिया कर। क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा मतलब जोर लगता है उठाने में, या कुछ चोट वगैरह लग सकती है। तो वो मुझे ये बोलती है। फिर मैं बोलता हूँ कि माँ ऐसी बात नहीं है, अगर मैं कम उठाऊंगा तो फिर ज़्यादा दूसरे वाले ज़्यादा उठा लेंगे, फिर वो ज़्यादा दूर फेंक देंगे। तो ये मेरी माँ काफी मतलब, मुझे लगता है सबकी माँ को लगता होगी थोड़ा हमारे लड़के को या लड़की को थोड़ा कम कम ट्रेनिंग करनी पड़े, और कम में ज्यादा मिल जाए, क्योंकि वो दर्द देख नहीं सकती जिस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं, जो भी एफर्ट लगता है। आप जब जब मैं आपका लास्ट थ्रो हुआ तो थोड़े से आप निराश भी लगे थे, बड़ा खुश भी थे, स्माइल भी करे, थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में आपके माइंड में क्या चल रहा था जब स्टेडियम छोड़ा आपने? उसके बाद इमीडिएट थॉट्स क्या थे आपके? नहीं, मुझे ये लग रहा था, क्योंकि देखो मैं मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं काफ़ी सालों से 88 प्लस की कंसिस्टेंट थ्रो कर रहा हूँ, लेकिन 88 और 90 के बीच की
और मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे 90 मीटर मारना था, मुझे 90 मीटर नहीं मारना था उस दिन। उस दिन मुझे वही था कि मेरे माइंड में वो चीज़ आ गई थी कि हाँ आज अब ये ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया है, अर्शद ने अच्छी थ्रो लगाई है और मुझे वो थ्रो करनी है। और अगर सही डायरेक्शन में थ्रो करता और सब कुछ अच्छे से रहता, क्योंकि मैंने दोनों अपनी सेकंड और थर्ड बेस्ट थ्रो की उस दिन, तो ऐसी बात नहीं है, तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन वो जो फोकस जो रहना चाहिए था लाइन में मारने का या वो चीज़, वो काफी हद तक मुझे लगता है कि मैं जोश में बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेंटली उतना ज्यादा सोच नहीं पाया, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था और वो स्टेज ऐसी थी कि हाँ मुझे लगा कि हाँ आज करना है ये। तो वही था, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और वो काफी जरूरी है अभी। और मुझे जो कमी है थोड़ी बहुत उन पे और ज्यादा फोकस करके और ज्यादा दिमाग उस चीज पे लगे, एनर्जी उसमें लगा के उन कमियों पे काम करूंगा, ताकि जो जो भी छोटी मोटी कमी है अगर वो दूर होके मैं उनको भी ठीक कर सकूं, तो फिर भी थ्रो काफी अच्छी लग सकती है। तो वही था जी। आपने तो ओलंपिक का दार बढ़ा दिया, से एक और सिल्वर मेडल जीत के मतलब। लेकिन अगर आप देखें इंडिया की पूरी परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक्स की, तो आप उसको कैसे असेस करते हैं? पूरी परफॉर्मेंस ओलंपिक मतलब सभी एथलीट्स की। हाँ जी, सभी एथलीट्स की, अगर आप पेरिस ओलंपिक। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से सभी एथलीट्स फाइट दे रहे थे और वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट एथलीट्स के साथ compete कर रहे थे, तो और जो सबसे बड़ी बात है, जो जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मेंटली हमको स्ट्रोंग रहना चाहिए अगर हमको ऐसी जगह पे परफॉर्म करना है। तो वो चाहे मतलब ये जूनियर एथलीट्स हैं हमारे, जैसे लक्ष्य से मिला, मैं निशांत से मिला, और भी बाकी एथलीट्स थे, तो मतलब उन वो मेंटली बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, और वो बिल्कुल मतलब उनको पता था कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, हम जीतने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ हमारा जो फ्यूचर है ओलंपिक्स का वो बहुत ही अच्छे हाथों में है। और मैं तो मतलब पर्सनली बिल्कुल, अब हम मेडल का अगर वो लगाएं तो शायद पिछले वाले से एक मेडल कम है अपना। और अगर वो भी विनेश का अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी मेडल अपने पास होता। और काफी फोर्थ पोजीशन है, शायद टोक्यो से ज्यादा फोर्थ पोजीशन यहाँ पे थी। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा रहा ऑल ओवर। पर वही है कि अभी आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा सभी तैयारी करेंगे, और जो भी यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन रही वो शायद मेडल में बदलेंगे, और जो ब्रोंज सिल्वर थे वो गोल्ड में बदलेंगे, तो काफी कुछ चेंज होगा आगे।